सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एक नया ऑडियो सामने आया है जिसमें वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ बैठे हुए हैं और उनसे कंसल्टेंसी ले रहे हैं। बातचीत को जब पूरा सुनते हैं, ये लगभग 30 से 35 मिनट का ऑडियो है, और जब इसे पूरे ऑडियो को सुनते हैं तो ये पता चलता है कि सुशांत को इस साल के जनवरी में ही ये पता चल गया था कि वो बीमार हैं और वो काम करने की स्थिति में नहीं है। वो जानते थे कि वो डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। सुशांत इस बातचीत में कह रहे हैं कि वो जितनी भी फिल्मों के जो ऑफर्स हैं वो अपने मैनेजर को कह रहे हैं कि उन सब ऑफर्स को अब मना कर दो और वो आगे काम नहीं करना चाहते। वो ये भी जानना चाहते थे इस बातचीत के दौरान कि अभी उनके पास जो पैसा है, पहले तो वो ये जानना चाहते थे कि कुल मिलाकर उनके पास सब संपत्ति मिलाकर सब बैंक अकाउंट्स में कितना पैसा है और उस पैसे को वो कैसे ठीक से इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे उनका कितने दिन, कितने महीने, कितने साल तक काम चल सकता है। यानी अगर वो काम करना छोड़ दें तो फिर वो इस पैसे के आधार पर कितने दिन अपना जीवन आराम से चला सकते हैं। ऑडियो की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन इस पूरे मामले में ये ऑडियो बेहद अहम साबित हो सकता है। लेकिन इस ऑडियो के पीछे भी बहुत सारे सवाल हैं। हम उन सवालों के जवाब इस समय हो सकता है आपको ना दे पाएं, लेकिन वो ऑडियो जरूर आपको हम सुना देंगे। इसके बाद आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ऑडियो से आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, क्योंकि इस बात की भी आशंका है कि हो सकता है ये ऑडियो जानबूझकर लीक कराया हो। यह भी हो सकता है कि ये इसलिए लीक कराया गया हो ताकि इससे ये साबित किया जा सके कि सुशांत सिंह राजपूत पहले से ही डिप्रेशन में थे। यह भी हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती को यह पता रहा हो कि वो उन्हें जो दवाएं दे रही हैं उनके कारण सुशांत बहुत डिप्रेशन में जा चुके हैं, और यह भी हो सकता है कि वो सारी संपत्तियों में रिया को अपना नॉमिनी बना देते। यानी आजकल इतने सारे षड्यंत्र की थ्योरीज आ रही हैं सुशांत के आसपास कि कुछ भी हो सकता है। आप किसी भी बात से इनकार नहीं कर सकते। ये जो ऑडियो आया है, इस ऑडियो को जब आप सुनते हैं तो यह पता चलता है कि इस साल के जनवरी में सुशांत और रिया बैठे हुए हैं। उनके साथ उनके कुछ और दोस्त भी बैठे हुए हैं जिनका हमें पता लगाना मुश्किल है कौन लोग हैं, लेकिन बातचीत सुनकर यह पता चलता है कि उनमें से कुछ फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स भी हैं जो उन्हें राय दे रहे हैं कि इस पैसे को कहां इन्वेस्ट करना है, जहां आपको इस पैसे की सबसे अच्छी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सकती है। पहले ही हम आपको बता दें कि इस ऑडियो को सुनवाने से पहले कि यह हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती ने ओवरडोज के जरिए या बाकी तरीकों के जरिए सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन में डाल दिया हो। सुशांत अब डिप्रेशन में जा चुके हैं। सुशांत इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि वो डिप्रेशन में हैं। वो अब इस बात को भी स्वीकार कर चुके हैं कि अब आगे उनके लिए काम करना मुश्किल है, वो काम नहीं कर पाएंगे। फिर उन्हें यह सलाह दी गई हो कि अब आपके पास जितनी संपत्ति है, जितना पैसा है, उसका हिसाब किताब मंगाइए, कीजिए और उस सारे पैसे को एक जगह, एक फंड में आप पार्क कर दीजिए। हो सकता है रिया चक्रवर्ती उस समय यह साजिश कर रही हो कि सुशांत सिंह राजपूत इस बात को स्वीकार कर लें कि अब वो बेकार हो चुके हैं, अब वो डिप्रेशन में हैं। फिर उनके सारे पैसे को इकट्ठा किया जाए और एक फंड बनाया जाए, और उस फंड में हो सकता है उनकी कोशिश ये रही हो कि सुशांत सिंह राजपूत उन्हें भी उस फंड में एक नॉमिनी नियुक्त कर दें या ये पैसा किसी तरीके से उन्हें मिल जाए। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, ये षड्यंत्र वाली थ्योरीज हैं। हमारे पास ये प्रूव करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट, कोई कागजात तो नहीं है, कोई सबूत भी नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की मौत का रहस्य कुल मिलाकर ड्रग्स और रुपए पैसे के लेन देन के इर्द गिर्द घूम रहा है। सुशांत और उनके फाइनेंशियल प्लानर की जो बातचीत चल रही है उसमें रिया चक्रवर्ती सबसे एक्टिव है, सबसे ज्यादा भूमिका उन्हीं की दिख रही है। इस पूरी बातचीत में इतना समझ में आता है कि सुशांत अपने एक्टिंग करियर को लेकर परेशान है और भविष्य को वो सुरक्षित करना चाहते हैं और फिलहाल वो काम छोड़ देना चाहते हैं। इस बात से ये सवाल उठ रहा है कि ऐसा व्यक्ति आत्महत्या क्यों करेगा। आप पहले ये सुनिए पूरी बातचीत और फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। And how should we just close save all the money, do it in a way that I can... We talked about a worst case scenario yesterday, and Yes. that was a worst case thing that we discussed. Yeah, because here I'm fighting my mind, so Yeah. that's probably the worst case. So the worst case, I can ever see. all financial decisions are with a pool of people in
in terms of a trustees who actually decide? Put it simply, in a trust, there are three parties, okay? One is the settlor, the person who brings in something into the trust, right? Then comes the trustees. The law demands that trustees can only act in a fiduciary position, means in a position of trust. So they have been put in charge that, okay, this is the asset that the settlor brought in. You have to just administer this. It's not a transfer of ownership, okay? That's already in place. Move from city To a smaller, yeah, you have probably had that place. either their place or Something else that- something like that. Or like there's a thought that Goa maybe, but that suggested that be in Pavna for some time. See that, then first see Goa. Give it like 1 or 2 months before we finally decide that. You know, I'm saying let's treat it as a something like a retirement thing. so this is the first goal is this money. Like whatever money he has invested in a way that he gets Right. some returns. I don't mind going to a green secluded place like Right. Goa or Right. Pavna. stay. So the attempt is now that in 1 or 2 days we go to Pavna and set him up there and see how he feels in a couple of days. Few FDs have been made now and some are in mutual funds and some are still open. It was badly managed To be earlier. honest, We just have to be we are managed also well. not the highest I mean, I know, for but I'm saying example, I would not for put someone like money in me, as many who FDs. when I know that it's just there, all I can suggest is Yes, make every it month. sure Every and rate immediately is every so rate. low that we only put a was certain trying to amount make it and then we safe. did not. Right. Rather than it least being what's open in a happening. card, which I don't know who the hell will have that card at any given point. So we had I plans thought to this shift is him from but even Kotak on Privy to cards- Kotak Wealth. Still, these the cards come in someone else's hands, right? Really Don't keep an swipe limit open-ended and- limit on cards. No, anyway, I'm saying the card should never have more than 10 lakh rupees. No, what she's talking about is just saying what can we do to just ensure that I stop spending money that I can let go of these fancy cars that I've bought. Yeah, you can sell the Maserati. We have to stop यार मुझे एक black coffee दे दे. spending as soon as possible. Give me the Like all cards. the things. हाँ? तो अब आपने देखा सुशांत और रिया दोनों बात कर रहे हैं, पैसे के बारे में बात हो रही है, ये बात हो रही है कि एक फंड बना दिया जाए, उसके ट्रस्टी कौन कौन होंगे, ये बात हो रही है। सुशांत कह रहे हैं कि वो अब मुंबई में नहीं रहना चाहते, वो कहीं दूर किसी ऐसे इलाके में रहना चाहते हैं जहां वो अकेला रह सकें। गोवा के बारे में बात हो रही है कि वो गोवा भी जा सकते हैं। सुशांत ये भी कह रहे हैं कि वो अपनी गाड़ियां बेच देना चाहते हैं, अब वो इन गाड़ियों का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। और सुशांत साफ साफ ये बात कर रहे हैं कि अब वो काम नहीं करना चाहते और वो किसी दूर किसी जगह पर जाकर बस जाना चाहते हैं। एक जगह उन्होंने ये भी कहा कि अब आप इसे मेरी रिटायरमेंट ही समझ लीजिए, मैं अब रिटायर होना चाहता हूं। अब बड़ी बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा जो कलाकार है, उनके इतने बुरे दिन भी नहीं आए थे कि उनके पास कोई काम ही ना हो। उनके इतने बुरे दिन नहीं आए थे कि उन्हें कोई फिल्म ना मिल रही हो। उनके इतने बुरे दिन नहीं आए थे कि उनके पैसे खत्म हो गए हों। उनके पास अच्छा खासा पैसा था, काम भी था। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं तो रिटायर हो जाना चाहता हूं, मैं मुंबई से बाहर निकल जाना चाहता हूं, अब मैं वापस नहीं आना चाहता और अब मैं अपने सारे पैसे को एक जगह इन्वेस्ट करना चाहता हूं, पार्क कर देना चाहता हूं, एफडी कर देना चाहता हूं और फिर मैं देखना चाहता हूं कि मुझे इससे कितना रिटर्न मिल सकता है। और रिया इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। एक बात तो ये भी हो सकती है इससे जो साबित होता है वो ये कि सुशांत सिंह राजपूत जनवरी के महीने में ही बहुत डिप्रेशन में चले गए थे और काम करने की स्थिति में नहीं थे। उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। लेकिन इसके पीछे कौन था, कौन वो व्यक्ति था जिसने सुशांत सिंह राजपूत को इस स्थिति में लाकर छोड़ दिया कि वो काम करने के लायक भी नहीं बचे। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो सारे पैसे का फंड बनाया जा रहा था, हो सकता है रिया चक्रवर्ती का इंटरेस्ट, उसकी पूरी दिलचस्पी इस फंड में रही हो और वो एक नए फाइनेंशियल एडवाइजर्स को लेकर आई हूं और इसमें लग भी रहा है कि ये नए लोग हैं, क्योंकि ये बता रहे हैं कि इससे पीछे जो आपका पैसा जिसने भी मैनेज किया है बहुत खराब तरीके से मैनेज किया है, अब आप हमें दे दीजिए, हम बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करेंगे। तो हो सकता है कि ये जो सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स आए, इन्हें रिया चक्रवर्ती लेकर आई हो और रिया ये चाहती हो कि अब सुशांत अपना सारा पैसा इन नए फाइनेंशियल एडवाइजर्स के कहने पर लगाएं, एक ट्रस्ट बनाएं, मुझे उसका ट्रस्टी बना दें और फिर मैं इस पैसे को मैनेज करूं और मैं ही सुशांत सिंह राजपूत की पूरी जिंदगी को मैनेज करूं। मैं ही ये तय करूं कि वो कौन से फैसले लेंगे, कौन से फैसले नहीं लेंगे। मैं ही ये तय करूं कि वो गोवा में रहेंगे, मुंबई में रहेंगे, कहां जाएंगे और सारे बड़े फैसले वो लें। ये हो सकता है। अब इस बात की जांच होनी चाहिए। सीबीआई के पास भी ये ऑडियो पहुंच गया होगा, उन्हें ये जांच करनी चाहिए कि
सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस ऑडियो को, इस पूरी बैठक को रिकॉर्ड किसने किया। ये जो ऐसी बातचीत है जो आपस में उनकी हो रही है, उस समय कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसे जनवरी में ही ये पता चल गया कि इस बातचीत को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। ये रिकॉर्ड कैसे हुई ये बातचीत, और ये रिकॉर्ड किसने की, और जिसने रिकॉर्ड की है उसकी मंशा क्या थी। जनवरी में इस बातचीत को रिकॉर्ड करना अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है। वो ये सबूत है कि इसका मतलब जिस आदमी ने इसको रिकॉर्ड किया है वो ये जानता था कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ आगे चलकर क्या होने वाला है। इसलिए हम तो ये कहेंगे कि सीबीआई को सबसे पहले ये ऑडियो क्लिप ले लेनी चाहिए और फिर ये तय करना चाहिए। आजकल तो ऐसी सब सुविधाएं, टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे समझ में आ जाएगा कि ये ऑडियो उन लोगों में से किसने रिकॉर्ड किया है। सबसे पहले तो यही पता चल जाए और फिर यह पता चलेगा कि इस रिकॉर्ड करने के पीछे मंशा क्या थी, अब इसे लीक करने के पीछे क्या मंशा है, और उन फाइनेंशियल एडवाइजर्स को बुलाकर उनसे बात करने के पीछे क्या मंशा थी। उन फाइनेंशियल एडवाइजर्स से पुलिस को और सीबीआई को पूछताछ करनी चाहिए और वो अपने आप तुरंत बता देंगे कि सुशांत सिंह राजपूत क्या चाहते थे और उनके जीवन के बड़े फैसले उस समय कौन ले रहा था।